तो सभी बच्चे बिल्कुल ही ध्यान से सुने, जब भी कभी हम सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के अंदर आपका पेपर है कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ जो पेपर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, नॉट ओनली इन सीएस एग्जीक्यूटिव बट इन एंटायर कोर्स सीएस। और सिर्फ सीएस ही नहीं, कंपनी लॉ आपके दिल की धड़कन है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी लॉ में एक्सपर्टाइजेशन पहली चॉइस होती है। और ऑल ओवर इंडिया जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज पर्सन अगर किसी फील्ड में बोले जाते हैं तो वो है बच्चों कंपनीज एक्ट। क्लियर होगी बात? लेकिन अभी तो मैं ये चैप्टर तो स्टार्ट कर ही नहीं सकती। चैप्टर स्टार्ट तब करेंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक क्लास करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। और जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम कभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं पहले दिन कभी भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करती। मुझे आपको चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे। इसीलिए हम वो सारी चीजें पहले क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद फिर चैप्टर क्या करेंगे स्टार्ट। जैसे कि आप सभी ने स्क्रीन पे भी देखा है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेसिक क्लास। इट मींस आपको नजर आ रहा होगा जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो क्या है बच्चों, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास का मतलब कोई चैप्टर यहां पर नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पेपर का क्या नाम है। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपके पेपर का नाम बताइए क्या है पूरा। हाँ जी, पेपर का पूरा नाम। अगर हम पेपर का पूरे नाम की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर का पूरा नाम क्या है। क्या है बताइए बच्चों? आपके पेपर का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। 0 to हीरो बनना है आपको। हाँ जी, क्या बोला मैंने जरा बताना। 0 to हीरो, कोई चैप्टर नहीं, पहले पेपर का नाम। तो बताइए पेपर का नाम क्या है, सभी बच्चे बताएं। कंपनी लॉ तो है ही, साथ में क्या वर्ड यूज किया, साथ में वर्ड यूज किया प्रैक्टिस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम समझेंगे, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा जी पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ किसे बोलते हैं, क्या है कंपनी लॉ? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, कंपनी लॉ रेफर्स टू लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न व्हाट। नंबर 1 मेरे साथ बोलिए, पहला पॉइंट फॉर्मेशन, दूसरा पॉइंट ऑपरेशन, तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट और चौथा पॉइंट डिसॉल्यूशन। मैं पता आपको क्या बोल सकती हूं, मैं आपसे कह सकती हूं कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। तो इट मींस हम कह सकते हैं कंपनी को चलाने के लिए जो लॉ होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ। क्या इतनी बात समझ में आई? इन्होंने यहां पे कहा कि आपको, हमने कहा जी हमारे पेपर का नाम जो है वो है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। फिर से बताओ क्या बोला मैंने, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। हमने कहा कंपनी लॉ क्या है। अभी मैं एक्ट की तरफ नहीं जा रही, मैंने पहले ही कहा कि मुझे 0 बेसिक आपका क्लियर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। इन्होंने कहा एक ऐसा कानून है जो कि कंपनी को बनाने के लिए, सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए और कंपनी को बंद करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो उस लॉ को क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ। इट मींस कंपनी का बर्थ कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताओ। एज पर लॉ। कंपनी चलेगी कैसे, एज पर लॉ। और कंपनी की डेथ कैसे होगी, एज पर लॉ। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब यहां पर इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव एकदम साफ है कि जो कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट होगा उसको ये पेपर क्यों पढ़ाया जा रहा है। समझिए मेरी बात को कि कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब तो मैंने अभी समझाया नहीं, लेकिन हम इस पॉइंट पे चलते हैं कि हमें यह बताइए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट क्या चाहती है आपसे इस पेपर को लेके? मैंने कहा ना कि क्लास लेने के बाद आप खुद समझ जाओगे। हमें यह पता होना चाहिए हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इस पेपर को हमें पढ़ना क्यों है, और दूसरी बात किस लेवल पे पढ़ना है। क्योंकि आपके 7 पेपर्स हैं, क्या सारे पेपर एक ही लेवल से पढ़ने? आंसर इज नो। हमें अपना लेवल भी पता होना चाहिए।
किस लेवल से हमें पढ़ाई करनी है। इस पेपर की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, टू इम्पार्ट अ एक्सपर्ट नॉलेज। क्या वर्ड यूज किया, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, एक्सपर्ट नॉलेज। क्या वर्ड यूज किया है, एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट का मतलब आप समझते हो, जो कि 0 लेवल से लेके और हीरो लेवल तक की सारी बातें जानता हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट। उसको थियोरेटिकल नॉलेज भी हो और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आती हो, उसे ही बोलते हैं एक्सपर्ट पर्सन। क्या बोलते हैं उसे, एक्सपर्ट पर्सन। हमने कहा और बताइए, द गोल इज टू प्रोवाइड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, इन गहराई में जाकर पेपर को समझना है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एडवांस, आगे सुनो, एडवांस एप्लीकेशन स्किल्स ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट है क्या, और दूसरी बात कंपनीज एक्ट को अप्लाई कैसे करना है। क्या ये बात समझ में आई? तो बताइए, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द आईसीएसआई? द इंटेंशन ऑफ आईसीएसआई इज वेरी क्लियर कि स्टूडेंट को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कंपनी लॉ की, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी उसको आनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम फिर वही वापस चलेंगे। हमने कहा ये बताइए, अभी कैसे एक्सपर्ट बनेंगे वो तो थोड़ी देर में समझेंगे, पहले तो हम अपने पेपर का नाम समझ लेते हैं। हमारे पेपर का नाम क्या है बच्चों, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो हमने पहले समझा व्हाट डू मीन बाय द कंपनी लॉ। कंपनी को चलाने वाला कानून इज अ कंपनी लॉ। अभी मैंने कंपनी एक्ट नहीं बोला क्योंकि इसके बीच में भी डिफरेंस मुझे सिखाना है। तो इन्होंने कहा जो कंपनी को बनाने से लेके और कंपनी को बंद करने तक का जो कानून है, बड़ा सिंपल, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ। क्योंकि सोसाइटी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, लॉ की, और कंपनी को चलाने के लिए कंपनी लॉ, बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस लॉ, इकोनॉमी को चलाने के लिए इकोनॉमिक लॉ, लेबर को चलाने के लिए लेबर लॉ, क्राइम को चलाने के लिए मैंने कहा चिड़िया उड़ा, आपने कहा उड़, मैंने कहा तोता उड़, आपने कहा उड़, मैंने कहा भैंस उड़ा, आपने भैंस भी उड़ा दी। भाई क्रिमिनल को कोई, क्राइम को कोई चलाता है क्या? तो फिर आपने हाँ क्यों बोली, क्राइम को रोकने के लिए, और अगर कोई क्राइम करे तो उसको सजा देने के लिए कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इट मींस हम कह सकते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए कौन से लॉ की जरूरत है, कंपनी लॉ। आपको अपने इधर ना इतना सा भी बर्डन नहीं डालना, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है क्या तुम्हें समझ आ रहा है, दैट्स इट। जितना पढ़ाया जाए बस वो समझना है। इसके अलावा जैसे अभी तक पास हुए हो, यहां भी ऐसे ही पास होना है। यहां कुछ अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों ने इसकी अफवाह उड़ा रखी है, अफवाह। कुछ ऐसा कुछ खास अलग से नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आए। बस एक अंतर है, वहां सिलेबस थोड़ा कम था, यहां सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। भाई 12th क्लास पास करके कोई 50,000 की जॉब देता है क्या? बताओ ना खुद से, नहीं देता ना। इसको पास करके आपको जॉब मिलेगी, तो जब पैसे ज्यादा मिलेंगे तो पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। यस और नो? तो अब मेरी बात सुनो, हमने कहा ये बताइए कंपनी लॉ इन एक्शन, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास मिस्टर ए आते हैं और मिस्टर ए ने आपसे आके बोला कि मुझे ना अपनी कंपनी बनानी है। क्या बनानी है? कंपनी। तो आप उस स्थिति में कौन से लॉ का प्रयोग करोगे? कंपनी लॉ। इट मींस कंपनी बनाने को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकॉर्पोरेट। बताइए जल्दी से, क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब है इनकॉर्पोरल से आया है। इट मींस हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा एज पर लॉ, और उसको अप्लाई करने के लिए अभी मैं डीप में नहीं जा रही, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूं, बस एग्जाम्पल दे रही हूं कि एक फॉर्म फाइल होता है स्पाइस, किसको? आरओसी को। ठीक है, किसको फाइल होता है? आरओसी को। आरओसी क्या? अथॉरिटी। अभी पढ़ेंगे लेटर ऑन। छोटा सा पॉइंट, कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए। कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए क्या चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्टर्स। कंपनी में पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या चाहिए? शेयर्स। और अगर कंपनी को बंद करना है तो उसे क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। तो ये सारा काम किसके हिसाब से होगा? कंपनी लॉ। किसके हिसाब से होगा जरा बताना? कंपनी लॉ।
इट मींस यहां पे फिर वही पॉइंट आ जाता है कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से। कंपनी चलती कैसे है, एज पर लॉ। कंपनी मैनेज कैसे होती है, एज पर लॉ। कंपनी बंद कैसे होती है, एज पर लॉ। क्लियर हुई बात? वो तमाम जानकारी आपको यहां दी जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उन सब प्रोविजंस को यहां पढ़ोगे। उसके बाद ये तो था सिर्फ अभी हमने कंपनी लॉ का मतलब समझा। अभी मैं ये भी डिफरेंस बताऊंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनी एक्ट। क्या वर्ड यूज किया मैंने, कंपनी लॉ एंड कंपनीज एक्ट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने पेपर को समझ लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो बताइए पेपर का पूरा नाम क्या है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अब हमें कंपनी लॉ तो समझ में आया कि कंपनी के ऊपर लागू होने वाले जितने भी कानून है उसे हम किस में कवर कर रहे हैं, कंपनी लॉ, चलाने के लिए, बंद करने के लिए। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस किसे बोल रहे हैं? क्योंकि पेपर का पूरा नाम क्या है, फिर से बताइए पेपर का पूरा नाम क्या है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द प्रैक्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसे बोलते हैं? प्रैक्टिस का मतलब है एप्लीकेशन। क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो थ्रू प्रोसीजर, और आगे क्या बोला, डॉक्यूमेंटेशन और सेक्रेटेरियल वर्क और कंप्लाइंसेस। मैं एग्जांपल देती हूं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कंपनी में बोर्ड मीटिंग होनी है। क्या होनी है, बोर्ड मीटिंग। जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो किसके हिसाब से होगी, एज पर, बोलो ना, एज पर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के सेक्शंस के हिसाब से होगी। मीटिंग किस दिन होगी ये भी लॉ बताएगा, ये भी सेक्शन बताएगा। मीटिंग में नोटिस जाएगा नहीं जाएगा ये भी सेक्शन बताएगा। मीटिंग होने के बाद उसकी समरी बनेगी ये भी सेक्शन बताएगा। तो ये हो गई प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। मतलब एक तरफ तो हमें नॉलेज हो गई, अब हमने उसे क्या कर दिया, अप्लाई। क्या कर दिया जल्दी बताओ, अप्लाई। फिर से बोलो क्या किया हमने, अप्लाई। जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में या फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, उसको अप्लाई करना, दैट इज नॉन एज प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं इसे, प्रैक्टिस। क्लियर हुई बात? तो अब बताओ पूरे पेपर का नाम क्या हो गया, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो किसकी मदद से होगा, सीएस। कंपनी चलेगी किसके हिसाब से, सीएस। कंपनी बंद भी किसके थ्रू होगी, सीएस, क्योंकि उनको लॉस की नॉलेज है। और कंपनी बनेगी भी लॉ से, चलेगी भी लॉ से और बंद भी एज पर लॉ। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो बताइए पूरे पेपर का नाम एक बार फिर से, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। टोटल कितने नंबर का है, 100 मार्क्स। अब यहां पे भी समझ लीजिए, आपका जो टोटल वेटेज है ना, जो मार्क्स है वो टोटल आपके 100 मार्क्स है। टोटल 100 मार्क्स में पेपर आता है, 100 मार्क्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा। 100 मार्क्स को इन्होंने डिवाइड किया 60 और 40। क्या जरा बताना, 60 और 40। अभी मैं वो 60-40 पे तो पहुंची नहीं हूं, एक एक पॉइंट का मीनिंग क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने शुरू किया अपने पेपर का नाम, और पेपर का नाम है हमारा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। हमने कहा ये बताइए व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज बताइए। लेवल ऑफ नॉलेज क्या चाहिए, वर्किंग नॉलेज। व्हाट आई मीन बाय वर्किंग नॉलेज, कि जब आप प्रैक्टिकली कंपनीज में काम करोगे तो वहां पर वो नॉलेज काम आए। स्टूडेंट, क्या वर्ड यूज किया जरा बताइए मेरे साथ साथ, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्या वर्ड यूज किया, स्टूडेंट्स। विल बी एबल, विल बी एबल। नंबर 1 इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है कानून को पढ़ना आना, बिकॉज लॉ इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश, लॉ एक प्लेन इंग्लिश नहीं है। तो क्या वर्ड यूज किया गया, पहला इंटरप्रेट, और दूसरा वर्ड क्या यूज किया, अप्लाई, और तीसरा वर्ड क्या यूज किया, एनालाइज, ताकि हम इनको अप्लाई कर सके कहां पे, रियल कॉर्पोरेट वर्ड एक्शन। एक्चुअल में कंपनी में ही प्रोविजंस क्या किए जा सके, लागू किए जा सके। ठीक है बेटा, अब हमने कहा ये बताइए, जब हम एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जब हम एक्सपर्ट माने जाएंगे। मतलब एक्सपर्ट बनने के लिए हमें किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, कि अगर हमें यह बोला जा रहा है कि आप इन फ्यूचर सीएस बनने के बाद क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट बनने के लिए हमें
क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर कंपनी लॉ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो नंबर 1 बच्चों, सबसे पहली चीज, हाँ जी नंबर 1 बताइए क्या पढ़ना है, वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। और अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा होल्ड किया है कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी लॉ एंड कंपनी एक्ट, कि कंपनी लॉ एंड कंपनी एक्ट के बीच में क्या अंतर है वो थोड़ा सा लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बेसिक क्लास में ये सब कॉप अप करना है। सो हमने कहा जी एक्सपर्ट नॉलेज के लिए सबसे पहली चीज बताइए हमें क्या पता होना चाहिए, वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बोलिए मेरे साथ, क्या बोला मैंने, वेरियस, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ जी अब बताइए क्या बताया मैंने, वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या आप जानते हो भाई और बहनों और मित्रों कि कंपनीज एक्ट के अंदर कितने प्रोविजन है, टोटल कितने सेक्शन है, क्या कोई बता सकता है? हाँ जी कितने सेक्शन है, क्या कोई बता सकता है? मैम जी हम आए आपके भरोसे, हारेगा सहारा बाबा शाम हमारा। अच्छा जी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि आपको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? मैम सच्ची भगवान कसम बताएं, हमें तो यही नहीं पता कि सेक्शन किसे बोलते हैं। हम तो आए आपके भरोसे, फीस देंगे आपको, आप इसे सीखेंगे और उसके बाद बताएंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो बच्चों, ये पूरा का पूरा एक क्लास लग जाएगी इसे समझाने में, मुझे पूरी कंप्लीट क्लास, 1 मिनट भी कम नहीं। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देती हूं, इसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी सेक्शंस? फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, आगे वाले, बिल्कुल 470 सेक्शंस हैं। ओके अच्छा जी। मैम जी हम तो मैम जी हमें तो डर लग गया, हम तो अपने घर वापस जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, हमारे बस की बात नहीं है 470 सेक्शन पढ़ना। मैंने कहा जा बेटा जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। मैंने फोन मिलाया, मैं इंस्टीट्यूट का फोन मिला रही हूँ। इंस्टीट्यूट, हेलो, आईसीएसआई से बात कर रहे हैं? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं 470 सेक्शन एग्जीक्यूटिव में पढ़ना। तो कितने पढ़े? ठीक है सर, थैंक यू, चलो जी तुम्हारा काम आसान करवा दिया। मेरी बात हो गई इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा बच्चों को 470 सेक्शंस मत पढ़वाओ। हमने कहा बताओ कितने पढ़ना चाहते हो? अच्छा जल्दी बोलो फटाफट, कितने सेक्शन पढ़ना चाहते हो एग्जीक्यूटिव में? मैम हम बताएं? 2 मैम। बताइए कितने सेक्शन पढ़ना चाहते हो? कम ऑन रिप्लाई। 470 में से कितने सेक्शन पढ़ने का मन है तुम्हारा? हाँ बोलो ना, कुछ भी फिगर बोलो भाई, बताओ कितने सेक्शन पढ़ना चाहते हो? एक भी नहीं, एक भी सेक्शन नहीं पढ़ना चाहते। और नौकरी कितने की करना चाहते हो? मैम 1 लाख की लगवा दो तो बढ़िया होगा, मैं मिठाई खिलाऊंगा। एक भी बिना सेक्शन पढ़े सीएस बनना चाहते हो? ये तो कुछ ऐसी कहानी हो गई। मैम एक वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें लिखा हो बिना पढ़े सीएस बने। हाँ कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। हाँ जी कितने सेक्शन? 150 मैम, बस 150 मैम। मैम 150 से ज्यादा नहीं। और कोई बच्चा? हेलो, और कोई बच्चा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर। और कोई बच्चा? हमें यहां पर पढ़ना है 1 से लेके 245 बस। और मैम बाकी के सेक्शन अगर भगवान ने करा और आपके ऊपर प्रभु की कृपा रही तो आप पहुंच जाओगे सीएस प्रोफेशनल में, और बाकी के वहां देखेंगे। तो सेक्शन कहां से कहां तक पढ़ेंगे? सेक्शन 1 से लेके 245, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। मैम बस इतना ही? ना ना बच्चे, ये तो अभी ट्रायल है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सेक्शन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, सेक्शन के साथ और भी कुछ होता है कि यस बहुत कुछ है, बाकी है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। वापस आइए, क्या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो? बोलिए यस मैम। एक्सपर्ट बनने के लिए पहली चीज बताइए क्या पढ़नी है? वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरा बताइए मैम शेड्यूल्स, मैम रूल्स, मैम नोटिफिकेशंस, मैम सर्कुलर्स, मैम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। ओ माय गॉड, ये तो हमारे लिए कुछ नई नई चीजें नहीं हो गई हैं? क्या क्या जरा बताओ। पहले वेरियस प्रोविजंस, नंबर 2 शेड्यूल्स, नंबर 3 रूल्स, नंबर 4 नोटिफिकेशन, नंबर 5 सर्कुलर, नंबर 6 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। और प्रैक्टिस तो बात की बात रही, और साथ में कहा बाबुल की दुआएं
लेती जा। केस लॉ भी पढ़ने हैं आपको, केस लॉ भी पढ़ने हैं आपको, है ना, केस लॉ भी पढ़ना है। तो अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो और मुझे नंबर बताना जरा हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि जब तक आपको इनके मायने नहीं पता होंगे, जब तक आपको इनका मीनिंग नहीं पता होगा, आप कंपनीज एक्ट पेपर को पास ही नहीं कर सकते। आपका बेस इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा कि सेक्शन पढ़ने से पहले आपको क्लैरिटी हो जाए कि सेक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सिलेबस इतना ज्यादा होता है तो हम उसे रट नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसे समझ सकते हैं। और मेरा उद्देश्य होगा आपको समझाना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज हमने कहा हमें वेरियस प्रोविजंस पढ़ने हैं, किसके? हाँ जी, वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। नंबर 2 पे बताइए क्या है? शेड्यूल्स। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और हमें क्या पढ़ना है? यही 6 चीजें, और इसका नाम है क्लैरिटी। हाँ जी, बताइए क्या नाम है इसका? क्लैरिटी ऑफ बेसिक टर्म्स कन्वर्ट इनटू जीरो। हाँ जी, क्या बनना चाहते हो? 0 to तो 20। यस, 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज, उसके लिए तुम क्या बनना चाहते हो जरा बताना? 0 to हीरो, तो 20। फिर से बताइए क्या? 0 to हीरो, तो 20। तो अभी जो यहां पे हमें समझनी है वो बेसिक टर्म्स समझनी है। और बेसिक टर्म्स किसकी है? बेसिक टर्म हमें क्या क्या पढ़ना है फिर से बताओ? 1 इज कंपनीज एक्ट, नंबर 2 इज हाँ जी, नंबर 2 इज अ शेड्यूल्स, नंबर 3 इज अ रूल्स, इज अ नोटिफिकेशन, इज अ सर्कुलर्स, इज अ क्लैरिफिकेशन, इज अ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। यस और नो? आप में से कितने बच्चों को पता है व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? सच बताना, यहां पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने बच्चों को पता है शेड्यूल का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर अगर मैं शेड्यूल स्टार्ट करूं तो कितने बच्चे जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट द शेड्यूल? किसी को आइडिया है? नो। सर्कुलर के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। ओके, इसका मतलब एक बात तो साफ हो जाती है कि जब तक हमें ये बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमें ये बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। हमें ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाके हम आगे चल सकते हैं। मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम बताना चाहती हूं कि अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, फिर से समझना बच्चों ध्यान से, हमारे इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी लॉ के पीछे, कि अगर मैं बात करूं जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं और वो एग्जीक्यूटिव में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर आप तभी क्लियर कर सकते हो जब आप आईसीएसआई के अकॉर्डिंग चलो। और आईसीएसआई का ऑब्जेक्टिव है एक्सपर्ट नॉलेज इन कंपनीज एक्ट, not only in companies act but circular clarifications, और उसी के साथ आपके नोटिफिकेशन, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल्स एंड केस लॉज। आप इन सबको पढ़ने के बाद ही इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि एक एक टर्म का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है नोटिफिकेशन, क्या होता है सर्कुलर, क्या होती है शेड्यूल्स, क्या होते हैं रूल्स, क्या होते हैं सेक्शंस। क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? अब इस सीरीज में हम धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम समझेंगे यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय द एक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जैसे कंपनीज एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, क्या नाम है जरा बताना? देखिए आप, अब ये भी जरा समझिए, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। मेरे 2 क्वेश्चन आपसे हैं। पहला क्वेश्चन कि ये जो कंपनीज है, ये बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया? यहां पे सीधा सीधा कंपनी एक्ट भी तो हो सकता था। ये कंपनीज एक्ट क्यों है? इसे कंपनीज एक्ट क्यों बोलते हैं?
हाँ जी, कौन बताएगा? इसे खाली कंपनीज एक्ट क्यों बोलते? कंपनी एक्ट क्यों नहीं बोलते? आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बताना चाहती हूं कि ये जो एक्ट है ना, ये किसी एक कंपनी पे लागू नहीं होता है, ये कई सारी अलग अलग कंपनीज का कानून है। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, जब मैं फैक्ट्रीज एक्ट बोल रही हूं तो वो एक्ट किसी एक फैक्ट्री पर नहीं लगता, मल्टीपल फैक्ट्रीज के ऊपर लागू होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये वेरियस कंपनीज के लिए बना है। अभी आपको प्राइमा फेसिया ऐसा फील होगा कि ये एक्ट सिर्फ उन कंपनी के लिए है जो इसके तहत बनी है। नहीं भैया, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी, उनके लिए नहीं, बाकी और भी कई सारी कंपनीज है जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। तो ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये मल्टीपल कंपनीज के लिए एक्ट है, इसीलिए इसे बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसे कंपनीज एक्ट ही क्यों बोलते हैं? हाँ जी, क्या ये क्लियर हो गया बच्चों कि इसे कंपनीज एक्ट ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाँ बताओ ना, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज के ऊपर लागू होता है। इस किसी एक कंपनी के ऊपर नहीं होता कि एक कंपनी बनाई उसके ऊपर लागू होगा, नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल किया जाता है। इस एक्ट से नंबर ऑफ कंपनीज चलती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मैं खुद ही क्वेश्चन कर रही हूं क्योंकि आजकल क्लास में बच्चे क्वेश्चन पूछते ही नहीं। मैम पूछे कैसे? मैम हमें ना बहुत शर्म आती है। मैम है शर्म आती है? सेकंड क्वेश्चन कोई भी बच्चा पूछ सकता है आपसे, आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, आपके किसी जूनियर ने पूछा दीदी या फिर भैया ये बताइए कि इसे कंपनीज क्यों बोलते हैं, इसे कंपनी क्यों नहीं बोलते? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आप सभी से बस यही है, मेरा दूसरा क्वेश्चन आप सभी से यही है, ये कॉमा यहां क्यों लगता है? और क्या सिर्फ यही लगता है? हम तो मैम कॉमा कहीं भी लगा देंगे जहां हमारी मर्जी। मैम देखिए, हम संस्कृत पढ़ पढ़ के बोर हो चुके थे, वहां एक डंडा ऐसे लगा दो तो नंबर कट जाता था, ऐसे लगाओ तो नंबर मिल जाता था, दो की जगह एक बिंदी लगाई तो नंबर कट जाता था। तो मैम ये तो कॉमा है, मैम इट्स माय चॉइस, मैं जहां चाहूं मैम मैं यहां भी लगा सकती हूं, क्योंकि कानून पढ़ने से पहले कानून के नियम पढ़ना जरूरी है। मैंने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। भाई इंट्रोडक्शन बहुत दूर की बात है, इंट्रोडक्शन से पहले इंट्रोडक्शन लायक तो उन्हें बना दो, उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं आता। अभी जीरो बैठे हैं बच्चों, क्योंकि हमें उन्हें क्या बनाना है? जीरो से हीरो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये कॉमा यहीं क्यों लगाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, जब भी कभी कोई एक्ट होता है तो उसके एक्ट के जस्ट बराबर में ही कॉमा क्यों यूज होता है और स्पेस देके फिर ईयर का नाम होता है? क्योंकि वो उसे ब्रेक करना चाहते हैं। जब भी कभी आपके एक्ट के इंटरप्रिटेशन का पहला नियम ये कहता है कि जहां पर कॉमा यूज होगा इसका मतलब वहां से सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। और ये दो बातें हैं, पहला ये कंपनीज का एक्ट है, ये कंपनी को चलाने का नियम है, और दूसरा ये आया है 2013 में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पहला ये कंपनीज को चलाने के लिए एक्ट है, और दूसरा इसका जो साल है जिस ईयर में ये आया वो ईयर क्या है? 2013। क्या है जरा बताना? 2013। मैं फिर से पीछे आपको लेकर जाती हूं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आप रेडी हो? आपके पेपर का नाम क्या है? क्या बात है, ये कहते हैं बच्चे पास नहीं होते। भाई बच्चा कोई भी पास हो सकता है, बस उसके अंदर ना आग लगाने की जरूरत है। मैम जल जाएंगे अंदर से? ना ना, पेपर जला दोगे तुम। पूरे पेपर का नाम बताइए, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, दो शब्दों को मिला के हमारे पेपर का नाम। एंड व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICSI टू इंट्रोड्यूस दिस पेपर। वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे चाहती है कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, और एक्सपर्ट एक चीज पढ़कर नहीं हो सकते। एक्सपर्ट बनने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे हैं मैम? क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जरा बताइए जल्दी जल्दी। नंबर 1 कंपनीज एक्ट, नंबर 2 शेड्यूल्स, नंबर 3 रूल्स, नंबर 4 नोटिफिकेशन, नंबर 5 सर्कुलर, नंबर 6 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, नंबर 7 केस लॉस।
अब ये बताइए, जब भी कभी कोई एक्ट देखोगे तो उसके जस्ट बराबर में क्या नजर आएगा? कोमा। तो आप समझ जाओगे। जब भी कभी एक्ट का नाम देखोगे तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? चलिए जी, अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। बच्चों, एक होता है कंपनीज एक्ट। हमने कहा मैम जैसे कि कंपनीज एक्ट की आप बात कर रहे हो तो आप प्लीज हमें बता दीजिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय द कंपनीज एक्ट? किसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट? प्लीज आप हमें समझाइए ना, कंपनीज एक्ट एक्चुअल में है क्या? ये देखिए, कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लॉ। क्या बताया मैंने, जरा बताना, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लॉ? अच्छा, कोई भी बच्चा ऐसा है क्लास में जो डिफरेंस कर सके बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनीज एक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज लॉ एंड कंपनीज एक्ट? हाँ जी, anybody having any idea about the Companies Act and Companies Law? Company Law and Companies Act. देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर बहुत सिंपल सी हम बात करें, द ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस सेटअप एंड फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए नियम। फिर से सुनना, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी नियम लॉ कहलाता है। तो क्या गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से भी लॉ पास होते हैं? क्या अलग अलग तरीके से भी नियम बनते हैं? आंसर इज यस। अब थोड़ा सा धीरे धीरे समझना जरा। हमने कहा जी कंपनी लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लॉ जो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? कंपनी के ऊपर। और उसमें कंपनी के लिए जितने भी बनाए गए नियम हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। इसका मतलब मैं कह सकती हूं कि इसके अंदर तो रूल्स भी आ जाएंगे। हाँ जी, सुनना ध्यान से, इसके अंदर क्या आ जाएंगे? रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। लेकिन मैं अभी इसको इसलिए क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता रूल्स क्या होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? अभी आपको यही नहीं पता नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, अभी तो जस्ट आप सुन रहे हो। तो पहले कंपनी एक्ट क्लियर करने से पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स। क्या समझेंगे जरा बताना, व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आपसे मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, आपको पता है आपके पेपर का नाम क्या है? हाँ जी, पेपर का नाम कंपनीज एक्ट है या कंपनी लॉ है? बिल्कुल सही बात। अगर कंपनीज एक्ट होता तो दायरा कम हो जाता, लेकिन कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। ऐसा कोई भी नियम जो किसके लिए, किसके ऊपर लागू होता है? कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ। अब देखो बच्चों, इधर सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स। रूल्स किसे बोलते हैं? रूल्स क्या होते हैं? हमारा जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है। दोनों हाउसेस उसे पास करते हैं और वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री हम समझेंगे, इसकी पूरी जर्नी हम समझेंगे, लेकिन अभी पहले हमें पूरा मीनिंग क्लियर करना है। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट पे आएंगे हम बाद में। मतलब सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैं कंपनीज एक्ट आपको बताऊंगी कितने सेक्शन है, क्या है, एक्स वाई जेड, सो मेनी थिंग्स। अभी तो मैं आपको पेपर का नाम समझा रही हूं कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हमने कहा ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स। रूल किसे बोलते हैं? तो सेक्शन किसे बोलते हैं? फिर सेक्शंस किसके अंदर है? कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेक्शंस दिए गए हैं उन्हीं सेक्शंस के अंदर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको पावर दी गई है जरा बताना? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों दी गई है? कि आप अपने हिसाब से अपने नियम बना सकते हो। एक्ट किसने बनाया जरा बताओ, फिर से बताओ। पार्लियामेंट ने पास कर दिया, पास करके साइड कर दिया। उस एक्ट के अंदर कुछ जगह
पावर दी है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप इसको चलाने के लिए अपने अनुसार अपने क्या बना सकते हो? नियम। क्या बना सकते हो? नियम। तो सुनिए जरा, रूल्स का मतलब है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय, हाउ? मे बाय, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ, कैसे? नोटिफिकेशन में क्या? रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कुछ नियम बना सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूल्स। मैम अभी भी हमें समझ नहीं आया, एक बार और हमें समझाइए। बिल्कुल, अब डीप में चलते हैं, अब डीप में चलते हैं और मैं दिखाऊंगी फिर आपको। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स? इन्होंने कहा रूल्स आर डिटेल प्रोसीजर और क्या है? गाइडलाइंस, जो किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर अथॉरिटी ऑफ अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब रूल्स बनाने की पावर कहां से आई? एक्ट से। एक्ट में पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप अपने प्रिस्क्राइब प्रोसीजर और नियम बना सकते हो। लेकिन पावर मिली कहां से? एक्ट से। कैसे मिली जरा सुनो। सपोज करिए हम एक सेक्शन देखेंगे, ऐसे जस्ट बता रही हूं, अभी तो पहली क्लास है तो आप नहीं समझते। जैसे कि कंपनी एक्ट के अंदर एक सेक्शन कहता है कि कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है जल्दी बताओ? वो तो साइड हो गए। उन्होंने कहा जी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को, क्या वर्ड यूज किया? प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज। व्हाट डू मीन बाय प्रिस्क्राइब क्लास? अब वो प्रिस्क्राइब क्लास कौन बताएगा? इन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमने कहा फिर किसे पता है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। किसको पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारे पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शन है? जल्दी बताओ। 470 सेक्शन। मैं दिखाती हूं आपको स्क्रीन पे टोटल कितने सेक्शन है हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर। हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल सेक्शन है बच्चों 470। 470 जो सेक्शंस दिए गए हैं उसी के अंदर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपने क्या बना सकते हो? रूल्स। क्योंकि हर नियम के लिए पार्लियामेंट दोबारा से इकट्ठा नहीं हो सकती, वो चेंजेस होते हैं, नियम चेंज करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी स्पीड से। तो इसीलिए इन्होंने पावर किसको दे दी है? जरा बताइए, फिर से बताओ, पावर किसको दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी क्लास हर कोई बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वही बच्चा डाइजेस्ट करेगा जिसको एक्चुअल में सीएस बनना है। एक्चुअल में जिसे सीएस बनना है, हम मुंह से फटाफट से बोल देते हैं जी सैलरी कितनी चाहिए जी मैम 50,000 कम से कम, ज्यादा हो तो 1 लाख तक पहुंचवा देना। जब हम कभी एक्सपेक्ट करते हैं, हमें कभी भी सैलरी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, हमें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें ऑटोमेटिक मिलता है अगर हम उसके लायक हैं तो। ये समझ लेना मेरी बात। अगर हम उसको लेने की काबिलियत रखते हैं, हमारी उतनी औकात है, हमने अपने ऊपर इतना काम किया है, तो हमें मुंह से किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक मिलती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, तहजीब से बात करोगे इज्जत मुफ्त मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? आप किसी से भी तहजीब से बात करिए, वो आपको कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। आप बदतमीजी से बात करिए, बेइज्जती मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। कई बच्चे बोलते हैं कि सीएस करने के बाद जॉब कितने की मिलेगी। मैंने कहा तुझे मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, वो तो भगवान ऑटोमेटिक दे देगा तुझे, तू पहुंच तो सही वहां तक। समझ में आ रही है मेरी बात? हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन करना कुछ ना पड़े। मेहनत लगती है, जान लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, एक्सट्रीम एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके एक्सपर्ट वर्ड यूज होता है। अभी तो मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलती हूं, मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैंने जिस दिन ये सोच लिया ना मैं एक्सपर्ट इन कंपनीज एक्ट, उस दिन के बाद मैं कभी पढ़ूंगी नहीं। और ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन मैं पढ़ती ना हूं। मेरे दिन की शुरुआत ही कंपनीज एक्ट से होते हैं, ब्रेकफास्ट हो या नहीं हो, बट कंपनीज एक्ट इज माई डाइट। क्योंकि अगर मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम अपने मन को ये कमांड ले लेना, यार आई एम इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, बस उसी दिन कहानी खत्म। हमें हमेशा प्रयास करने चाहिए, मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप मिल जाती है। एफर्ट्स लगाओ, दूसरों को मत देखो, बस आगे बढ़ते जाओ। तो मेरी बात सुनो फिर से, हमने कहा टोटल कितने सेक्शंस? कम ऑन, फर्स्ट पढ़ाई 470। 470 सेक्शंस के अंदर ही पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बनाने की? रूल्स। जैसे हमने कहा, हमें ये जो आपको नजर आ रहे हैं टोटल 29 चैप्टर्स के अंदर 470 सेक्शंस डिवाइड किए। और मैं आपके सामने एक सेक्शन खोल के दिखाती हूं। हमने एक सेक्शन खोला, सेक्शन नंबर 149,
और जैसे हमने सेक्शन 149 खोला तो इसके अंदर जहां भी शब्द यूज होगा एज मे बी प्रेस्क्राइब, ध्यान से देख लीजिए, किसी भी सेक्शन के अंदर अगर वर्ड क्या यूज होगा, आपको समझ लेना है पावर किसके पास है, हेंस प्रूव्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जहां पर यूज होगा, आप समझ लेना पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर या ऑल क्लियर? सो हम कह सकते हैं हमने जैसे ही क्लिक किया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड तो हमारे सामने खुल के आ जाएंगे रूल्स। क्या खुल के आ जाएंगे? रूल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो टोटल कितने सेक्शन है? 470। मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। कितने सेक्शंस के अंदर जरा बताना? मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर जो पावर दी गई है वो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो क्या बना सकते हैं अपने हाँ जी जल्दी बताओ क्या बना सकते हैं? अपने रूल्स। मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगी, अपने पास कुछ नहीं रखूंगी, फिर नया कुछ और एडिशन आपके साथ करते चलेंगे। हमने कहा हमें सेक्शन तो समझ में आ गए कि टोटल कितने सेक्शन है? 470। 470 सेक्शंस के अंदर ही पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस भी सेक्शन में वर्ड यूज लिखा जाए एज में बी प्रेस्क्राइब, समझ जाओ ये पावर किसको दे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर क्यों दी गई है? क्योंकि हर छोटे से बड़े प्रोसीजर के लिए हम पार्लियामेंट में ये काम नहीं करा सकते। वहां पे मेन काम होते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए, प्रोसीजरल वर्क के लिए पावर वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इट्स बेसिकली अ डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स। Why? Delegation of powers due to the smooth working of Companies Act. If all powers are vested with the Parliament, then it's a very tough task to change in the act, change in the sections, because it's a very lengthy process to amend the laws by passing through the Parliament. So it's a very tough task. So to work smoothly in accordance with the corporate trend, central government having a power to change the rules, to make the new rules, to amend the existing rules. Are you got the point? So due to the smooth working, central government can change their rules in accordance with the requirement of corporate scenario. वो अपने हिसाब से उनके अंदर क्या कर सके? चेंजेस कर सके। इसीलिए न्यू कंपनी एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शंस आर देयर। आउट ऑफ 470 सेक्शंस मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है? रूल्स। समझ में आई मेरी बात? अब मैं धीरे धीरे से आपको बता रही हूं कि अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स की, तो रूल्स बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रूल्स बनाने के लिए जो पावर दी गई है वो कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है। आउट ऑफ 470 सेक्शंस, मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जब भी कभी किसी सेक्शन के अंदर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड नजर आ जाए, आप समझ जाना दिस पावर वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी टोटल कितने रूल्स हैं, तो 25 सेट ऑफ रूल्स हैं। कितने बताए मैंने? 25 सेट ऑफ रूल्स। अब यहां पे हमने देखा कि टोटल सेट ऑफ रूल्स हाउ मेनी? 25 सेट्स। नोटिफाइड बाय किसके द्वारा है? इट इज टू बी नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बिल्कुल समझाऊंगी क्या होती है, पर्पस क्या है, ताकि इंप्लीमेंट कर सके किसको? कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्टिवली। अपडेट होते रहते हैं। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि ये बताइए मैम लेटेस्ट अमेंडमेंट रूल्स के अंदर कब हुई है? तो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है February 12 एंड द ईयर इज 2025। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आर रेडी फॉर दैट? मुझे लगता है 45 मिनट के दौरान मैंने आपको इतना तो सिखाई दिया कि आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे सको। बहुत ही प्यार से और ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनीज एक्ट में चेंज जल्दी आता होगा या रूल्स में चेंज जल्दी आता है? सोच समझ के जवाब देना, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताइए। रूल्स में तेजी से चेंजेस होते हैं या एक्ट में तेजी से चेंजेस होते हैं? एक्ट अमेंडमेंट जल्दी होगा या रूल्स में जल्दी होंगे? रूल्स में।
फ्रीक्वेंट चेंज जो आता है वो किस में आता है? रूल्स में। इसीलिए बोला जाता है कि अमेंडमेंट्स हो गई हैं, न्यू रूल्स आ गए हैं, न्यू चेंजेस हो गए हैं, तो रूल्स में जल्दी चेंज होते हैं। अब मेरी बात सुनो, और मैं वो रूल्स आपको दिखाना भी चाहती हूं, एक बार देखेंगे जरा, एक बार देखते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कंपनीज एक्ट 2013। ये बेयर एक्ट है, ऑनलाइन ओपन हो जाता है। आपको इसमें कॉलम नजर आ रहे होंगे कंपनीज एक्ट 2013, आपको इसमें कॉलम नजर आ रहा होगा कंपनीज रूल्स, आपको इसमें नजर आ रहा होगा इफेक्टिव डेट्स, आपको इसमें नजर आ रहा होगा नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। ठीक है बच्चों, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है जरा बताओ फिर से? कंपनीज रूल्स। अब देखो इसे खोलते हैं और यहां पे आपको चैप्टर नजर आ रहे हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैंने आपको कहा है अप्रॉक्सीमेट कितने सेट ऑफ रूल्स हैं? देयर आर 25 सेट ऑफ रूल्स जो अलग अलग बनाए गए हैं, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट। वापस आओ बच्चों, वापस। यस, हमें पढ़ना क्या है? हम अपने टॉपिक पे वापस पहुंच जाते हैं जी। हमें 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 सबसे पहले प्रोविजंस पढ़ने हैं। यस, नंबर 1 क्या है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। अब पहला क्या? हमें वेरियस प्रोविजंस पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं? रूल्स। क्या रूल्स क्लियर हो गए? हाँ जी, रूल्स मतलब क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे पूछने लगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल्स एंड अ सेक्शन, क्या आप क्लियर कर पाओगे? सेक्शन किसके द्वारा बनता है? पार्लियामेंट। और रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन का ही पार्ट क्या होता है? रूल्स होते हैं। यस और नो? अब आगे चलते हैं, देखो जरा। इन्होंने कहा इसको कौन बनाती है? मेरे साथ साथ बोलना जल्दी जल्दी, कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मे बाय हाउ? नोटिफिकेशन। बेटा जब मैं आपको कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगी तो जगह जगह वर्ड यूज होगा नोटिफिकेशन, तो उसे आपको पता होना चाहिए। मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफाई करना कि नोटिफिकेशन आ गया है? मैं जब आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगी तो जगह जगह आपको देखने का मिलेगा कि लिखा हुआ होगा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफिकेशन? क्या मतलब होगा नोटिफिकेशन का? तो देखिए जरा, नोटिफिकेशन का मतलब, नोटिफिकेशन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोला मैंने? नोटिफिकेशन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो जरा, ध्यान देना। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन अ ऑफिशियल गैजेट एंड एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। मैम नहीं समझ में आया? समझना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा, बिना समझे तो हम आगे जा ही नहीं सकते। देखिए जरा, नोटिफिकेशन एक क्या है? कम ऑन फर्स्ट, व्हाट इज दिस? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्यों क्यों आता है नोटिफिकेशन? और रूल्स क्या है? अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। किस किस के बीच में? रूल और नोटिफिकेशंस। रूल्स कैसे नोटिफाई किए जाते हैं? नोटिफिकेशन देके। हमने कहा फिर नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा नोटिफिकेशन क्या है बच्चों? एक कम ऑन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू ब्रिंग इन टू इफेक्ट अ लॉ, रूल और एग्जेम्पशन। अच्छा, हमने कहा ये बताइए रूल का पर्पस क्या होता है? What is the purpose of rule? Explain how to comply. और नोटिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? जानकारी देना। ढोल बजा, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, कि हाँ जी, आपने देखा है ऐसे? आपने टीवी में देखा होगा ना, एक ढोल वाला रहता है, ढोल बजाता है डम 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 डम, कि सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, कल की तारीख से कंपनीज एक्ट के नए रूल को लागू कर दिया जाएगा। ये तमाम उन कंपनीज के ऊपर लागू होगा जो इस लिस्ट में दे रखी हैं। ये क्या हो गया? नोटिफिकेशन। और जो नियम आए वो क्या है? रूल्स। अब समझ में आए व्हाट यू मीन बाय नोटिफिकेशन? अगर आपको एक एक टर्म का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी समझिए, आपने एक उम्मीद के साथ कोचिंग ज्वाइन करी, आप एक होप के साथ कोचिंग ज्वाइन करी, इसलिए नहीं कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, इसलिए कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ाते कि सिर्फ आप क्वालिफाई हो जाओगे, मैं इसलिए पढ़ाती हूं कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, इतना अच्छा बेस यहां से लेके जाओ कि आप याद करो कि क्या पढ़ा था। क्योंकि अगर आपका ये बेस कमजोर रह गया और बाय चांस आप क्लियर भी कर लिया ना अपने एग्जीक्यूटिव, तो भी वो कमी हमेशा सताएगी।
और जब हमें कोई चीज वीक रह जाती है ना तो हमें हमेशा डर बना रहता है। मैं कहती हूं भाई सब पास तो होना तय है। आपने अगर सोच लिया ना, देखो फेल कौन होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने अपने मन में सोच लिया ना कि मुझे ये काम करना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, सिर्फ एक चीज के अलावा, वो मैं खुद हूं। आपने अगर अपने मन को कमांड दे ली ना कि मुझे सीएस बनना है तो सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता, आप सीएस बनोगे ही बनोगे। बस मन में एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं सीएस बन सकता हूं। और ये एक विश्वास ही ऐसी चीज होती है जो एक क्लास 12th का बच्चा ये जानते हुए कि सीएस कोर्स में 9 से 10% ही बच्चे पास होते हैं, इसमें सारे बच्चे 90% बच्चे फेल होते हैं। ये एक बहुत मुश्किल कोर्स है, इसके अंदर 200-250 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं, 50% एग्रीगेट लाना है, एक भी नंबर कम हो गया सारे पेपर वापस देने हैं, बैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और टाइम का कुछ पता नहीं है कब पूरा होगा। इसके बाद भी तुमने ज्वाइन किया, इसका मतलब कॉन्फिडेंस ही तो है वो, और क्या चीज है? 100 लोगों को ये बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो कि मैं सीएस कर रहा हूं तो 90 बोलेंगे भाई फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेशर्म होकर आपने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब आपको अपने ऊपर कुछ तो विश्वास है। मुझे दुख तब नहीं होता जब बच्चे ज्वाइन करते हैं, मुझे दुख तब होता है जब बच्चे छोड़ते हैं। मैं सोचती हूँ यार ये छोड़ क्यों रहा है, बस ये छोड़ना नहीं चाहिए, इसको पूरा करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आई मेरी बात? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल एंड अ नोटिफिकेशन? रूल और नोटिफिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो रूल की अगर हम बात करें, रूल के अंदर होते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर और नोटिफिकेशन इज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। रूल का जो मेन पर्पस है वो है कि कंप्लाई कैसे करना है और ये एक जानकारी देना होता है। उसी के साथ साथ ये बताइए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर क्या की गई है? डेलीगेट। और ये किसके माध्यम से आता है जरा बताना, कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ। ऑफिशियल गैजेट। और आगे सुनते हैं, अब इसमें एक वर्ड यूज कर दिया, क्या वर्ड यूज किया जरा बताना? ऑफिशियल गैजेट। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना? ऑफिशियल गैजेट। मतलब नोटिफिकेशन जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस में दिया जाता है? ऑफिशियल गैजेट। एक बार मैं फिर से सम अप करना चाह रही हूं, व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन का मतलब होता है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये नोटिफाई किया जाता है इन ऑफिशियल गैजेट। और कोई भी अगर नियम लागू करना होता है, कोई भी अगर रूल इफेक्ट करना है, किसी को एग्जेम्पशंस देनी है, कोई चीज लागू करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? नोटिफाई किया जाता है, लेकिन नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है भारत का राज्य पत्र, जिसके थ्रू पब्लिक एट लार्ज को हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कैसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर दिखता है ऑफिशियल गैजेट। हाँ जी बताओ किस पे क्लिक करूं? मैं तो भूल गई किसे क्लिक करने, क्या 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 देखना चाहते हैं हम? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के लिए मुझे किधर क्लिक करना होगा? रूल्स पे, इफेक्टिव डेट्स पे, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स पे। चल भाई खुल खुल जा सिम सिम। ये देखिए, अब मान के चलिए हमने नोटिफिकेशंस की बात करी तो हमने कहा जी नोटिफिकेशन खुल के सामने आए, ओके ये लीजिए। ये भाव खा रहा है ज्यादा, हट हट जा, बहुत भाव खा रहा है, तू तू रहने दे, दूसरा खोलते हैं। सरकारी काम है, धीरे धीरे होगा। ज्यादा ही भाव खा रहे हैं ये, रुक जाओ दूसरा देखते हैं। इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा, शायद वो भी ओपन हो गया।
ये देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखें आप थोड़ा सा, भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, द गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र और पब्लिश बाय अथॉरिटी, दिस इज अ गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें नोटिफाई किया जाता है, ये देखिए कंपनीज एक्ट 2013 एंड दिस वन इज अ, ये आया था हमारा 29 ऑफ अगस्त एंड द ईयर इज 2013। तो आई थिंक सो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि गैजेट कैसा होता है, आपको ये भी क्लियर हो गया कि नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट, है ना। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, अब हमारी दो चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं, क्या क्या जरा बताइए, फटाफट से बताओ। क्या हमने रूल्स खत्म कर लिए? आंसर इज यस। क्या हमने नोटिफिकेशन क्लियर कर लिए? आंसर इज यस। अब बेटा नेक्स्ट चीज देखिए आप, शेड्यूल्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय द शेड्यूल्स? शेड्यूल्स एक्चुअल में किसे बोलते हैं और शेड्यूल है क्या? हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? कम ऑन रिप्लाई, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? टोटल 470 सेक्शंस। लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ शेड्यूल्स भी दी गई हैं और टोटल 7 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स बताई मैंने? टोटल 7 शेड्यूल्स है। हाउ मेनी शेड्यूल्स? कम ऑन रिप्लाई फास्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? टोटल 7 शेड्यूल्स। लेकिन मैं आपको ना इसका मीनिंग क्लियर करना चाहती हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में शेड्यूल होता क्या है? तो देखिए, मैं आपको इसको छोड़ दीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करिए आपने देखा होगा आपकी किचन होती है और किचन के साथ साथ कई बार कुछ लोग स्टोर रूम भी बनवाते हैं कि जो एक्स्ट्रा बल्कि आइटम्स होते हैं दैट इज पुट इन द स्टोर रूम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए आपने 50 kg शुगर परचेज किया, 50 किलो चीनी आप लेकर आए, तो वो 50 kg मतलब 50 किलो, हिंदी समझते हो ना, 50 किलो ही 50 kg। अब एक बच्चा बोला मैम पहले आपने 50 kg बोला फिर आपने 50 किलो बोला, मैम दोनों फिगर अलग हो गई हैं। नहीं, एक ही है। तो सुनिए, ध्यान दीजिए, आप सपोज करिए अपने घर में 50 kg शुगर लेके आए, ठीक है। आप 50 kg शुगर लाके डब्बे में रख दोगे कि जब भी चाय बनाते हो 1 किलो शुगर डाल देते हो? इज इट पॉसिबल? तो आप कैसे करते हो, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैम देखिए, हमें तो पता ही नहीं व्हाट डू यू मीन बाय शुगर। पहली बात, मैम हम किचन में जाते नहीं है। दूसरी बात, मैम हमारे यहाँ स्टोर रूम है नहीं, क्योंकि मैम आज के डेट में स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट इज ओवर एंड आउट। मैम स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में हुआ करता था। मैम आज के जमाने में 2 BHK 3 BHK फ्लैट के अंदर स्टोर रूम जितना तो रूम होता है मैम, एंड दैट इज स्टडी रूम। मैम आई एम राइट और रॉन्ग? तो आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए कि स्टोर रूम का ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ स्टोर रूम? क्या होता है? दिमाग से थोड़ा सा हट के चीजें, ताकि बच्चा एंटरटेन भी हो सके। हाँ जी, जैसे कि 1 किलो आलू चाहिए, एक 50 kg ले आए आप, आलू खरीदिए, वो आपने स्टोर रूम में रख लिया। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ बात सही बताई कि मैम जब इकट्ठा परचेज कर लेते हैं तो उसको उठा के हम कहाँ पे रख देते हैं? स्टोर रूम में। तो आज के डेट में ऐसा क्यों नहीं होता कि स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट या कल्चर खत्म होता जा रहा है? क्यों बताइए, कारण बताइए, क्यों ऐसा क्यों? अब मैं आपको रीजन बताती हूं, आराम से सुनना, प्यार से। रील बहुत देखते होंगे आप, रील एक अलग चीज है और रियल लाइफ एक अलग चीज है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जो आपको यहां पे पढ़ा रही हूं ये सिर्फ मैं बुकिश नॉलेज पढ़ा रही हूं। आंसर इज नो। जब तक हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, ओवरऑल मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ से हम डेवलप नहीं होते, तब तक मजा नहीं आता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके पास फुल फ्लैजेस हर तरीके का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैं आपको आंसर दूंगी और आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर किसी के घर का कंजम्पशन एक दिन का 1 kg ऑफ शुगर है तो मार्केट से 1 महीने का सामान लाएगा कि नहीं लाएगा? बताइए ना। वो कम से कम 40 kg शुगर लेके आएगा, 10 दिन का एडवांस भी लेके चलेगा, किस दिन ज्यादा भी लग सकती है। और 40 kg शुगर इज नॉट पॉसिबल कि आप उसे किचन में पुट कर सको, तो उसे कहां पुट करेंगे? स्टोर रूम। रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें होती हैं।
आज के डेट में 1 kg ऑफ शुगर किसके यहां पे यूज होती होगी? जिसके यहां कैंडिडेट 25 to 30 हो या 35 कैंडिडेट्स हो, 30s में 20s में हो, वहीं तो 1 किलो चीनी लग सकती है। घर में कैंडिडेट 4 है, उसमें 1 किलो चीनी लग जाएगी? नेवर एवर। यू इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो है वो कम हो गए हैं, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, इसीलिए स्टोर रूम भी खत्म हो गया है। अब हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक उनका बच्चा होता है। वाइफ पीती है शुगर फ्री, हस्बैंड पीता है शुगर फ्री टैबलेट वाली चाय, बच्चे को चाय देते नहीं, बच्चा पीता है बॉर्नविटा। खत्म होगी ना कहानी। यही रीजन है, यही रीजन है कि आज के डेट में स्टोर रूम की जरूरत नहीं है। कंपनीज कितने अच्छे से पागल बना देती हैं आप जानते हो। बॉर्नविटा भी कई तरीके का आता है। आप बुजुर्ग हो, बॉर्नविटा अलग, आप फीमेल हो, बॉर्नविटा अलग, छोटा बच्चा है, बॉर्नविटा अलग। क्या इलॉजिकल चीजें हैं, नॉनसेंस चीजें हैं, और लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनीज जो चाहती हैं वो लोगों की इंटेंशन समझती है और उसी को इंप्लीमेंट करती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे पता है मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है काम का, एक्सेसिव बर्डन, और कॉर्नफ्लेक्स मैं खा नहीं सकती और पूरे टाइम ड्राई फ्रूट्स भी मैं खा नहीं सकती। तो क्या जुगाड़ किया जाए? इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप ड्राई फ्रूट्स का आटा बनवा लो, बहुत सारे मिलेट्स का आटा बनवा लो, रोटी तो खाओगे ही ना, सुबह दोपहर शाम, ऑटोमेटिक आपके पास सारे न्यूट्रिशन प्रोटीन चले जाएंगे, अलग से खाने की जरूरत ही नहीं है। आप एनर्जेटिक रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, सबसे बड़ी बात आप जवान रहोगे, है ना। तो इट मीन सिंपल सी बात ये, यंग रहोगे, यंग इन द सेंस नॉट बाय फेस बट बाय हेल्थ। और ये सबको इनिशियल स्टेज से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका भी वर्कलोड काफी ज्यादा रहेगा। आप फ्यूचर में जब सीएस अपॉइंट हो जाओगे तो आपके ऊपर भी वर्कलोड ज्यादा रहेगा, कंप्लायंसेस का, कंपनीज का, एक्सटर्नल वर्कलोड बहुत होगा, ट्रैवलिंग टाइम, ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर देयर, लाइफ इज टोटली हुच पोच। सो आप मेरी बात सुनिए, अब आपको शेड्यूल समझ में आएगा। अब से पहले आपको शेड्यूल नहीं समझ में आता। इसका मतलब यहां पे हम आके एक बात पे पहुंच सकते हैं कि शेड्यूल इज जस्ट लाइक अ स्टोर रूम, और स्टोर रूम में रखा जाता है एक्स्ट्रा सामान। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट का जो बल्कि सामान है वो कहां डाल दिया है? शेड्यूल्स में। जब जरूरत पड़ेगी शेड्यूल से निकाल लेंगे। समझ आई मेरी बात? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, स्टोर रूम इज अ पार्ट ऑफ हाउस, इज अ पार्ट ऑफ होम? आंसर इज yes, same as usual. Schedule is a part of Companies Act. There are total 470 sections and how many schedules? 7 schedules. Clear या all clear? अब मैं आपको ना 7 शेड्यूल यहां पे याद भी कराती हूं। बहुत सारे बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हैं लेकिन शेड्यूल का मतलब ही नहीं पता होता है। शेड्यूल है क्या और शेड्यूल है कितनी? पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये क्लियर हो गया कि शेड्यूल है क्या? क्या ये समझ में आ गया शेड्यूल है क्यों? अब हम समझेंगे कि टोटल शेड्यूल्स कितने हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, देयर आर टोटल 7 शेड्यूल्स। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स। अब इसको ना मैं आज की टाइम जो है ना बच्चों, आप एक चीज समझना होगा, आज का जो टाइम है वो पुराना टाइम नहीं है कि बस हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। पुराने समय में जब हमारे यहाँ लड़ाई होती थी हमारे देश में, तो हमारे सैनिक युद्ध लड़ते थे और आमने सामने से बंदूकें चलती थी। आज की डेट में आमने सामने से बंदूक चलती हैं? कैसे लड़ाई होती है? बताओ ना कैसे लड़ाई होती है? कम ऑन फास्ट। आजकल सारी एयर फायर्स होती है। हमने इधर से बम छोड़ा, उन्होंने उधर से। जैसे आपने देखा होगा ना रामायण में तीर चलता, तीर छोड़ दिया, वो उसके यहां गिरा जाके, उसने उधर से उसे एंटी कर दिया, मतलब उसे वहीं खत्म कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। इसी तरीके से होता है। या ह्यूमन बींग्स जाके लड़ते हैं? आंसर इज नो। पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी से होती है, पढ़ाई भी टैक्टिक से करनी पड़ेगी, टेक्निक से करनी पड़ेगी। अगर सिंपल तरीके से पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। अब फिर से बताओ, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स। आर यू गॉट द पॉइंट? अब शेड्यूल 7 में क्या क्या चीजें हैं जरा समझना। सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। हाँ, मेरे साथ साथ, सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। कंपनी बनाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एमओए एंड एओए। उसका फॉर्मेट दे रखा है। समझ में आई मेरी बात? दूसरी चीज,
अब हमने कहा जी हमारी कंपनी तो बन चुकी है, कि हाँ जी मैम कंपनी तो बन चुकी है। तो कंपनी बनने के बाद, अब समझना आप धीरे धीरे, जब हमारी कंपनी बन जाएगी तो कंपनी के बनने के बाद कंपनी में एसेट्स आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? अब जब कंपनी में एसेट्स आएंगी तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में क्या होता है? डेप्रिसिएशन। यस और नो? हाँ जी बताओ जल्दी से, एसेट्स में क्या लागू होता है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होगा तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मेट दे रखा है, ये देखिए, ये शेड्यूल 1, 2, 3 में क्या है हमारे, जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। शेड्यूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 5 में हमारे होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की इंफॉर्मेशन है, 6 में इंफ्रा और 7 में CSR। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूं जरा ध्यान से सुनो। हमने कहा जी टोटल हमारी शेड्यूल है 7। शेड्यूल का मतलब है कि जैसे कि घर मकान के अंदर हम स्टोर रूम बनवाते हैं और स्टोर रूम में एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज एक्ट के जो एक्सेसिव प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने शेड्यूल्स में पुट कर रखे हैं। शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। जैसे कि घर का पार्ट स्टोर रूम होता है, ऐसी आपका कंपनीज एक्ट का पार्ट जो है शेड्यूल है। शेड्यूल का काम वही है जो घर में स्टोर रूम का होता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। तो देयर आर टोटल 7 शेड्यूल्स अंडर कंपनीज एक्ट। उन 7 शेड्यूल्स में से मैं आपको याद करने की टेक्निक समझा रही हूं। पहला शेड्यूल है, मतलब सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, तो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर फॉर्मेट दिया है MOA एंड AOA। उसके बाद कंपनी में एसेट्स आएंगे, तो एसेट्स पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन, तो शेड्यूल 2 है इससे। फिर हम हिसाब किताब बनाएंगे तो शेड्यूल क्या आ जाएगी बताइए? 2 के बाद क्या आएगी हमारी? 3। फिर उसके बाद अब यहां पे क्या होने के चांसेस है? घपला। क्या होने के चांसेस है? घपला। तो उसके लिए आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो शेड्यूल कौन सी हो गई? 4। फिर उसके बाद आप ये बताइए कंपनी है तो कुछ भी रेम्यूनरेशन पे कर दे? आंसर इज नो। तो उसके लिए आएंगे हमारे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनकी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम लगाएंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अब जब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लग चुकी हैं तो अब बात करेंगे दान पुण्य की, तो आखिरी शेड्यूल होगी हमारी CSR, मतलब शेड्यूल नंबर 7। तो बताइए फिर से मेरे साथ साथ, पहली शेड्यूल फॉर्मेट ऑफ MOA, सेकंड शेड्यूल डेप्रिसिएशन, थर्ड शेड्यूल हमारे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के इंस्ट्रक्शन, फोर्थ में कौन आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 में MD होल टाइम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट, 6 में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और 7 में CSR। क्या इतनी बात समझ में आई? अब याद होगी 7 शेड्यूल। एक बार और रिपीट करें। लास्ट टाइम मैं आपको समझा रही हूं कि शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमने कहा था, जैसे कि हम समझते आ रहे थे कि एक घर के अंदर जो स्टोर रूम होता है उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में शेड्यूल होता है। जो भी एक्सेसिव प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स होती है दैट इज टू बी पुट इन द शेड्यूल। देयर आर टोटल 7 शेड्यूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट एंड शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ कंपनी एक्ट। 7 शेड्यूल में पहली शेड्यूल हमारी है आपकी फॉर्मेट्स है MOA एंड AOA, सेकंड शेड्यूल में हमारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, थर्ड शेड्यूल में इंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन, फोर्थ शेड्यूल में कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 शेड्यूल इंस्ट्रक्शंस ऑफ MD होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, 6th में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, और 7th शेड्यूल जब हम सब कुछ कर लेते तो लास्ट में करते हैं दान पुण्य, तो लास्ट है हमारी CSR। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है शेड्यूल्स का। यहां तक हम क्या क्या सीख चुके हैं? सबसे पहली चीज हमने यहां पे सीख लिया है नोटिफिकेशन, हमने यहां पे सीख लिया है ऑफिशियल गैजेट, हमने यहां पे सीख लिया है रूल्स, हमने यहां पे सीख लिया है शेड्यूल। अच्छा, क्या रूल्स आर द पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट? आंसर इज यस। शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट? आंसर इज यस। अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आएगा बच्चों सर्कुलर। व्हाट डू मीन बाय द सर्कुलर? सर्कुलर इशू जो करती है हमारी मिनिस्ट्री करती है, और मिनिस्ट्री का नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोला मैंने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। समय समय पे सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। क्यों इशू किए जाते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ clarifications to clarify the provision of act rules meets there under. For example, अगर एग्जाम्पल तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम सर्कुलर का मीनिंग समझते हैं। सर्कुलर मीनिंग आया C से। C मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिफिकेशन?
जैसे कि एग्जाम्पल, दो सहेलियों की हो गई लड़ाई। आपका क्या नाम? रोशनी। आपका? खुशी है? चारू। रोशनी और बिजली के बीच में हो गई लड़ाई। इनका नाम प्यार से मैंने बिजली रखा है, ठीक है। अब बिजली और रोशनी के बीच में क्या हुआ? डिस्प्यूट। अब इनकी एक और भी सहेली है, एक और भी सहेली है। तो जब लड़ाई होती है तो दूसरी सहेली से कुछ कुछ बोल रहे हैं, बहुत वैसी थी वो, मेरा सारा खाना खा जाती थी, पता है मेरे से उधार पैसे लेके गई थी, आज तक नहीं दिए उसने मुझे। वो तो मैं ही थी उसकी अच्छी वाली सहेली, मैंने उसे अपने मन की सारी बात बता दी थी, मेरे अब तक कितने बॉयफ्रेंड थे, मेरा किससे क्रश था, और मुझे भी उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्जाम्पल लिया मैंने, तो बेचारे सीधे बच्चे, इन्हें तो यही नहीं पता कि बॉयफ्रेंड मतलब क्या होता है। बॉयफ्रेंड मतलब इज अ फ्रेंड, इज अ बॉयफ्रेंड, सिंपल। तो सुनिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। तो अब इनके बीच में हो चुके हैं डिस्प्यूट। और वो जो तीसरी वाली सहेली है भाई साहब, उसने और ज्यादा लड़ाई करवा दी। उसने जाके खुशी से बताया, खुशी पता है तेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, कह रही थी अपना लंच ही नहीं लेके आती थी, मेरा ही लंच खा जाती थी। उसने मुझे ऐसे बोला कि हाँ 50-50 रुपए के छोले भटूरे मैंने उसके मुंह से अंदर डलवाए हैं, रोज मेरे पैसों के मोमोज खाए उसने अनगिनत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर आगे और क्या बोलती है, सुनना खुशी सुनना, उसने तो ये भी बता दिया कि तेरी लड़ाई किससे चल रही है। सच में ये बात भी बताई उसने? हाँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब दोनों सहेलियों के बीच में डिस्प्यूट और ज्यादा चरम पे पहुंच गया। अब तीसरी सहेली आई, कहने लगी खुशी तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, ये बहुत एक्सट्रीम यार, मुझसे सुनो नहीं चोर होता यार, कुछ गुस्सा हो रहा था, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं क्यों बोलूं, तू बोलना। अब तो खुशी जहां भी मुस्कान को देखेगी बंदूक चला देगी, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेके, ये कैसे क्लियर हो सकती है? बाय गिविंग अ क्लैरिफिकेशन। अब इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाए और दोनों की बात आमने सामने कराई जाए और हम एक क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। देखो ये बात मैंने उसको ऐसे नहीं बोला था वो मेरा खाना खा जाती है, मैंने बोला था कि वो मेरा खाना खाती है, मैं उसका खाना खाती हूं। देखो बात में कितना अंतर है, समझ में आई मेरी बात? क्या जरा बताइए, कि वो मेरा खाना खाती है और मैं उसका खाना खाती हूं। अब बात न्यूट्रल हो गई, लेकिन पहले क्या था? वो मेरा सारा खाना खाती है। दोनों बातों में देखो अंतर कितना है। शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। यस और नो? तो इट मीन्स सारा गेम शब्दों का है और आपको शब्द बहुत अच्छे आने चाहिए। मतलब अगर आप जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हो, कितने बच्चे जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हैं, तो एक नियम पकड़ लो बस। अगर आप खुश रहना चाहते हो एक नियम पकड़ लो। बिजी तो तुम रहोगे, बात तो मुझे पता है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें मैं बहुत सालों से हूं, तो बिजी तो आप रहोगे, लेकिन एक नियम पकड़ लो बस। किसी भी व्यक्ति के सामने या पीछे बुराई मत करो, बस एक ही लाइन रट लो, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। बस ये लाइन रट लो, आगे चाहे पीछे, आगे चाहे पीछे, कोई भी किसी का डिस्कशन करे आपको वो लाइन ऐड, यार वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं कहती हूं आपकी 90% लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान अपनी क्या सुनना चाहता है? तारीफ। मेरा नियम है अपनी जिंदगी में, पहली बात तो मेरी किसी से बहुत ज्यादा बात होती नहीं, पर जिससे भी कोई बात होती है और कोई नेगेटिव भी बोलता है तो मैं साफ बोलती हूं मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। मैंने रट रखी है लाइन, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो तुम्हारे लिए कैसा है, क्या दिक्कत है इस बात को बोलने में? लेकिन लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट आता है, किसी के बारे में कुछ बात चल रही हो तो मैं भी कुछ बोलूं तो कितना मजा आता है। सिंपल, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, आई डोंट नो आपके लिए वो कैसा है। आधे तो लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, पहली बात तो यार कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हर किसी की तारीफ ही करती रहती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेगा कि आपके बारे में कोई भी नेगेटिविटी सामने नहीं आएगी, क्योंकि जब आप किसी की बुराई नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात किसी दूसरे से जब पता चलेगा कि तेरी बहुत तारीफ वो कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रेज आएगी। आर यू गॉट द पॉइंट? अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, जरा सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लैरिफिकेशन? क्या बोला मैंने? क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिफिकेशंस? क्लैरिफिकेशंस क्या होते हैं?
इसका मतलब क्लैरिफिकेशन वहां आता है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूं लास्ट तक? क्लैरिफिकेशन कब आएगा? जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इफ देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग देयर इज नो क्लैरिफिकेशन। पर क्या नोटिफिकेशन आ सकता है? आंसर इज यस। लेकिन क्लैरिफिकेशन कब आएगा? कम ऑन रिप्लाई जल्दी। क्लैरिफिकेशन कब आएगा? इफ देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। अब सुनो जरा ध्यान से, मुझे दूसरे पॉइंट से आपको क्लियर करना है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घर में छोटा मतलब बड़ा भाई है और आपके घर में कोई न्यू फैमिली मेंबर आया हो? न्यू फैमिली मेंबर एंट्री लेते हैं ना, लाइक आपकी भाभी ने एंट्री ली हो, आपकी चाची ने एंट्री ली हो, ऐसा किसी के घर में हुआ है? बिल्कुल। तो जब भी कभी कोई न्यू फैमिली मेंबर्स एंट्री लेते हैं घर के अंदर, तो उनके फर्स्ट ईयर में देयर आर सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर देयर, क्योंकि उससे कुछ पता ही नहीं होता है नहीं होता। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्लैरिफिकेशंस आते हैं और दूसरा समझाने, नहीं वो गलत नहीं था, आपकी समझने में मिस्टेक हुई है। बस इसी पॉइंट से समझिए, जब नया नया कंपनीज एक्ट आया था तो ज्यादा क्या हुई थी? कम ऑन रिप्लाई। ज्यादा क्या हुई थी? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ज्यादा क्लैरिफिकेशंस आए थे एंड एमसीए ने उस टाइम 89 क्लैरिफिकेशंस इशू किए थे। हाउ मेनी क्लैरिफिकेशंस? 89 क्लैरिफिकेशंस इशू किए थे। आर यू गॉट द पॉइंट? तो सुनो ध्यान से, क्लैरिफिकेशन की अगर हम बात करें कि क्लैरिफिकेशंस आते कब हैं और क्लैरिफिकेशंस आते क्यों हैं। क्लैरिफिकेशंस के लिए इशू किए जाते हैं सर्कुलर्स। देखो बच्चों ध्यान से, अब हम बात करेंगे सर्कुलर की। तो हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर? सर्कुलर इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सर्कुलर इज एन व्हाट? ऑफिशियल कम्युनिकेशन और व्हाट? इंस्ट्रक्शन इशूड बाय एमसीए, क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रूल्स, रूल से कनेक्टेड आ सकता है, और प्रोसीजर अंडर दी कंपनीज एक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्कुलर? पहला पॉइंट बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्कुलर? कम ऑन रिप्लाई। टू क्लैरिफाई डाउट्स। दूसरा टू गाइड कंपनीज, प्रोफेशनल्स एंड हाउ टू कंप्लाई। तीसरा एड्रेस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड एक्सटेंड डेडलाइंस एंड रिलैक्स द कंप्लायंसेस। अब सुनो, एक बात और सुनो, ये बताइए सर्कुलर इशू कौन करता है? एमसीए। नेचर कैसा होता है? एडवाइजरी, या फिर नेचर कैसा होता है? क्लैरिफैक्टरी। लीगल फोर्स, नॉट बाइंडिंग लाइक अ रूल, बस एक ऑथोरिटेटिव नेचर का होता है। पब्लिश कहां पे किया जाता है? एमसीए वेबसाइट। टारगेट किसको करता है? कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर्स और लीगल प्रोफेशनल्स। अगर उन्हें कहीं पर मिस्टेक होती है तो उसके लिए क्या इशू किया जाता है? सर्कुलर। अगर उन्हें कहीं पर भी डाउट होता है तो क्या इशू किया जाता है? सर्कुलर। पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, सिंपल। हमारा कोविड के टाइम पे कंपनी एक्ट कहता है कि 2 मीटिंग के बीच के अंदर, 2 मीटिंग में मैक्सिमम गैप 120 डेज हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है? 120 डेज। लेकिन कोविड के दौरान ये टाइम बढ़ाया था, कितना? 180 डेज, ड्यू टू द कोविड, कि थोड़ा लेट मीटिंग करिए। तो ये क्या इशू किया था? जनरल सर्कुलर। तो जितने भी कंपनी सेक्रेटरी हैं उनको बोर्ड मीटिंग 180 डेज के अंदर करानी थी, 120 डेज के अंदर। तो ये क्या हो गया? एक फैसिलिटेट किया। तो इसे हमने क्या बोला? क्या इशू किया गया? सर्कुलर। क्या इशू किया गया? सर्कुलर। तो एक बार लास्ट टाइम फिर से समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर हम सर्कुलर की बात करें कंपनीज एक्ट के अंदर, तो ये जो सर्कुलर होता है इसको इशू करती है एमसीए। ये क्लैरिफैक्टरी नेचर्स, मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए आते हैं। जब भी कभी कोई डाउट्स होते हैं या आपके इंटरप्रिटेशन में या किसी पॉइंट को लेके, तो क्लैरिफिकेशंस इशू करने के लिए सर्कुलर्स लेकर आते हैं। और ये ना रूल्स की तरह बाइंड नहीं होते, ये सिर्फ फॉलो किए जाते हैं, ऑथोरिटेटिव नेचर के होते हैं। कहां पर पब्लिश किए जाते हैं? जनरली ऑन दी वेबसाइट ऑफ एमसीए। और इसको टारगेट किसे करना होता है? कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स एंड लीगल प्रोफेशनल्स, ताकि उन्हें फॉलो कर सके। जब हमारा कंपनीज एक्ट न्यू आया था तो उस समय बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, तो उनको क्लियर करने के लिए हमारे यहाँ पे 89 सर्कुलर इशू किए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। क्लियर होगी बात बच्चों? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए जी, अब उसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक बात तो क्लियर कर चुके हैं कि हमें काफी सारे पॉइंट क्लियर हो गए। लाइक हमने ये भी समझ लिया व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्स,
what do you mean by notifications, what do you mean by rules, and what do you mean by companies act, और what do you mean by circular। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है what do you mean by secretarial standards, कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स किसको बोलते हैं और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है। एक सेकेंड। हाँ जी बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स की ओर। अगर हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स की बात करें बच्चों, तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट का क्या कनेक्शन है। लाइक व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड अ कंपनीज एक्ट। तो दोनों के बीच में क्या लिंकिंग है, ये हमें समझना होगा। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। आप जब क्लास 12th में होंगे तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया होगा, और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया होगा तो उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है एज पर AS3, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करती है? ICAI।
इसी तरीके से सेक्रेटल स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं, और ये जो सेक्रेटल स्टैंडर्ड्स इशू करती है, ये इशू करती है हमारी ICSI। लेकिन क्यों? ताकि कॉर्पोरेट्स में जो सेक्रेटल प्रैक्टिसेस हैं उनको सही से फॉलो कराया जा सके, वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी क्यों रहे? कोई जो है आपकी कंपनी के जो नोटिसेस हैं, जैसे एग्जांपल देके मैं आपको बता रही हूं, कंपनी ने मीटिंग का नोटिस इशू किया। अब कंपनी एक्ट के हिसाब से नोटिस का टाइम डिफाइन है कि 21 क्लियर डेज पहले देना है, उसके अंदर आपको एड्रेस देना है। लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कहते हैं कि एड्रेस तो देना ही देना है, रूट मैप भी बताना है आपको। क्या बताना है? रूट मैप। तो इट फैसिलिटेट टू द शेयर होल्डर्स। तो यहां पे जो गैप रह गया है उसको फिल करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या इशू किए जाते हैं? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। लेकिन कंपनीज एक्ट पर क्यों लागू हो और कहां से लागू होते हैं, तो वो मैं जरा आपको बताना चाहती हूं। क्योंकि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड किसके ऊपर लागू होंगे? कंपनी के ऊपर। पर कंपनी के ऊपर क्यों होंगे? क्योंकि कंपनी के लिए तो कौन सा एक्ट है? बताइए कौन सा एक्ट है कंपनी को चलाने के लिए? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 118 के अंदर, सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 के अंदर ये बात लिखी हुई है। सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है जरा सुनो। हर एक कंपनी को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करना है। क्या लिखा है जरा बताना? हर एक कंपनीज को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का क्या करना है? पालन करना है। तो दैट इज टू बी मेंशन इन द सेक्शन नंबर 118 एंड दी 10। क्लियर या ऑल क्लियर? इसीलिए हमें क्या पढ़ने होंगे? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। अब बताओ क्या क्या चीज क्लियर कर ली हमने, फिर से बताइए। वन इज अ रूल्स इज क्लियर, सेकेंड वन इज अ शेड्यूल्स क्लियर, थर्ड वन इज अ नोटिफिकेशन, फोर्थ वन इज अ ऑफिशियल गैजेट, फिफ्थ वन इज अ सर्कुलर, सिक्स्थ वन इज अ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमने क्लियर करे हैं कि बेसिकली हमें जो पढ़ना है उसको कॉन्सेप्ट वाइज कैसे रिलेट करना है। प्लस हमने अपने पेपर का नाम समझा। हमारे पेपर का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे कंपनीज एक्ट एंड अ कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, सेक्शन कहां से शुरू होकर कहां पर है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या सेक्शंस आएंगे, कौन कौन सी ऑथोरिटीज हैं जो हमारी पढ़ने के टाइम पे काम आएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर या ऑल क्लियर? अभी यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता सकते हैं। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? दिस इज अ प्योर जीरो बेसिक क्लास। हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन लाइव ऑल्सो? लाइव में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। दो तरीके से बुक्स आपको मिलेंगी, वन इज इन कलरफुल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज इन अ ब्लैक एंड व्हाइट। इट्स योर ओन चॉइस, यू गो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स और यू गो फॉर कलरफुल बुक्स। कलरफुल बुक्स की कॉस्ट एज कंपेयर टू ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा है। आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कंफर्टेबल हो, यू गो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। आपको अगर कलरफुल बुक्स चाहिए, यू गो फॉर कलरफुल। ओके, चलिए जी, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।